गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आज का ये चौथा लेक्चर है हम लोग का ना, लेक्चर नंबर 4 है। अच्छा, इसमें हम लोग को पढ़ना है जैसे कि प्लांट और एनिमल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में कितने होते हैं। ये नीट में और बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की भी संभावना है। हालांकि अब अगर ये आप सोचिए कि पहला चैप्टर में है और पहला चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी ही छोड़िए, पूरा आप बायोलॉजी पढ़ते रहिएगा ना, उसमें हर जगह ये आपको परेशान करेगा, हर जगह मिलेगा। तो इसलिए पहला चैप्टर को आप चैप्टर नहीं समझिए, समझिए कि वो बेसिक चैप्टर है और बेसिक चैप्टर पूरे बायोलॉजी का है। खास करके ये रिप्रोडक्शन इकाई का, रिप्रोडक्शन जो यूनिट आप लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 6 जो शुरू हुआ है, उसका ये पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पहला यूनिट है इकाई का, पहला समझिए बेसिक चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग को कुछ बातें समझना है, हम एक बार लिख दे रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवों के नाम। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के नाम, क्या, जीवों के नाम। अच्छा, एक तरफ में जीवों के नाम दिया गया है और उसके बाद क्रोमोजोम नंबर इन गैमिट यानी कि युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। उसके बाद दिया गया है युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। और आपको तो पता है कि सर जब भी गैमिट में अगर क्रोमोजोम नंबर पूछा जाएगा तो उसमें गुणसूत्र आधी होती है, क्रोमोजोम आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, 46 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के युग्मक में यानी कि गैमिट में क्रोमोजोम का संख्या कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 23 बोलिएगा। यानी जब भी गैमिट में क्रोमोजोम का नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो उसमें हाफ कर देंगे, आधा हो जाएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, अब वही क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट यानी कि मियोसाइट में, मियोसाइट हम लोग बोलते हैं द्विगुणित में। मियोसाइट का मतलब होता है 2n यानी द्विगुणित में गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या। तो मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या जो है ये कितना होगा, तो ये हम लोग अब एक एक करके पहले इसको समझते चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ओनियन में, तो ओनियन का मतलब तो आप लोग जानते होइएगा। गुड इंग्लिश है ना सबके पास, है। मैंने अगर नहीं याद होगा तो उसके लिए गुड इंग्लिश करना है, पहले से रखने की क्या जरूरत थी। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि अगर प्याज में हम लोग बात करें तो कुल गुणसूत्र की संख्या यहाँ 32 दिखा रहा है, थोड़ा इसको सुधारेंगे, ये गलत दिखा रहा है। प्याज में कुल गुणसूत्र का संख्या जो है ये टोटल, अगर टोटल क्रोमोजोम की संख्या की बात करें तो 16 होता है। तो सर इसके युग्मक में 8 हो जाएगा। प्याज में याद रखेंगे कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, ये गलत यहाँ दिया हुआ था। हालांकि ये एनसीईआरटी जो पहले वाला था ना, वो अपडेट नहीं हुआ था। तो पहले एनसीईआरटी में हम लोग 16 ही पढ़ते थे, सॉरी मतलब कि 32 पढ़ते थे, पहले 32 था। लेकिन जब उसको अपडेट किया, सुधारा, तो ये खुद यहाँ पे सही कर दिया कि 16 होता है टोटल क्रोमोसोम। तो प्याज में कुल गुणसूत्र की संख्या 2n, सॉरी 16। तो जितना कुल गुणसूत्र की संख्या होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं 2n में गुणसूत्र की संख्या यानी कि मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या। तो प्याज के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या 16, तो इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 8 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए पोटैटो में, आलू में अगर कुल गुणसूत्र की संख्या देखें तो 48, 48। तो युग्मक में कितना होगा, 24। मक्का में 20 होता है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चावल में 24 होता है टोटल, तो युग्मक में गैमिट में 12 हो जाएगा। उसी तरह एप्पल में, सेव में अगर बात किया जाए तो सेव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है सर, 34, तो 17 हो गया। अच्छा, ओफियोग्लोसम जो है एक तरह का फर्न है। फर्न मतलब कि एक तरह का ये छोटा पौधा होता है, बहुत छोटा पौधा है, ब्रायोफाइटस के अंतर्गत आने वाला पौधा है। अच्छा, और ये ओफियोग्लोसम में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 1260 याद रख लेंगे। सबसे अधिक गुणसूत्र की संख्या यहाँ आपको 1260 मिल रहा है ओफियोग्लोसम में। तो ओफियोग्लोसम में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 1260। तो इसके युग्मक में 630 हो जाएगा। अच्छा, अब आइए जंतुओं में, एनिमल में। अब हम लोग एनिमल में देखते हैं बटरफ्लाई, इसका मतलब क्या होता है, तितली। बटरफ्लाई को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तितली। तो तितली में कुल गुणसूत्र की संख्या होता है 380। तो इसके बाद युग्मक में गैमिट में हो जाएगा 190। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी,
देखे होइएगा फल मक्खी को, फल मक्खी जो होती है ना, इसको हरा रंग, सॉरी येलो रंग बहुत पसंद है। देखिएगा बच्चा पॉटी कर देता है, उसको एकदम भन भनाते रहती है सब, वो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है। आप आम खा रहे होते हैं, देखें उड़ते हुए आपके आम पे आके बैठ गई, फिर बच्चा के पॉटी से उड़ के आम पे बैठी, फिर आप उसको हटा दिए, आम खाना शुरू कर दिए। ठीक है, हाँ, तो ये फल मक्खी फ्रूट फ्लाई। अच्छा, इसको हम, इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। वैज्ञानिक नाम है इसका ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अच्छा, मोर्गन साहब जो थे, जेनेटिक्स में आप पढ़िएगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया था कि जेनेटिक्स होता है, यानी जेनेटिक्स की बातों को आनुवांशिक रूप से, मतलब कि जो जेनेटिक्स में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन उनके बच्चों में होता है। मेंडल साहब ये बोले थे कि देखिए कोई एक फैक्टर होता है, कारक होता है, जो माता पिता से उनके बच्चों में आया होता है, और वही फैक्टर माता पिता के, वही कारक जिसको बाद में जीन कहा गया, और वो जीन है जो माता पिता से उनके बच्चों में आया है, और इसीलिए बच्चे अपने माता पिता के लक्षण के समान होते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें इसमें, लेकिन मेंडल साहब ये बात नहीं बताए कि आखिर वो कारक कैसे जा रहा है, वो कहाँ है, उसको खोज के बताइए। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किए थे मेंडल साहब। बेचारा मेंडल का जिंदगी समझिए कि 7 साल तक, सन 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक मटर के पौधे में बिता दिए। अब मटर के पौधा पर 7 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किए, लास्ट में बेचारे की मृत्यु जो है सन 1884 करीब उनकी मृत्यु हो जाती है। 22 जुलाई 1822 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और लगभग 84 के करीब में उनकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ इसी सदमे से कि बेचारा इतना दिन तक हम जिस पर कार्य किए थे, हमको वहाँ से कोई भी ये उससे लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, कोई एडवांटेज उनका नहीं मिला, लोग उनको समझ ही नहीं पाए, क्योंकि बायोलॉजी में मैथ लेके आए हुए थे। तो ऐसा हूँ, मैथ बायोलॉजी वाला तो मैथ आता नहीं था, तो मैथ में ये अगर मैथ को लेके आ गए बायोलॉजी में, तो इन्हीं को छांट दिया सब कि ना, जो भी आप एक्सपेरिमेंट दिए हैं गलत दिए हैं। मरने के 16 साल के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक के द्वारा, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेवरीज और इरिक वॉन, तीनों ने फिर से जांच किया, तब बताया अरे मेंडल वे फादर थे। तब माना गया मेंडल वाज द फादर। इसमें तो बेचारा मर गए थे, उस समय तक जिंदा थे ही नहीं, नोबेल मतलब समझिए उनको पुरस्कृत किया गया मरने के बाद, बोला गया कि वो फादर थे। तो यहाँ कोई भी जिंदा में नहीं होता, मरने के बाद माना गया, इतना लेट लगा दिया मानने में। तो वही फ्रूट फ्लाई, लेकिन मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था जेनेटिक्स को, वो सिर्फ जीन जीन कारक कारक चिल्लाते रह गए, लेकिन बताए नहीं कि वो कहाँ होता है, इसलिए लोग उनको एक्सेप्ट नहीं किए। बाद में मोर्गन साहब आए और फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी पर कार्य किया, और तब उन्होंने बताया था कि फल मक्खी के एक्सपेरिमेंट से कि नहीं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था, और प्रूफ करके दिखाए। तो याद रखिएगा, उससे फ्रूट फ्लाई को वैज्ञानिक, फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है ये क्या, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अच्छा, इसमें कुल गुणसूत्र का संख्या कितना होता है? 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब याद रखिएगा। और उसके गैमिट में, फल मक्खी के गैमिट में क्रोमोजोम का संख्या 4 होता है। अब किसी से इसमें इसी में से उठा के पूछ दीजिएगा, कुत्ता को जानते हो? तो हाँ, बताओ कुत्ता में कुल क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? 78। अक्सर लोग, मतलब 90% लोग ये बात नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब याद रखिएगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि कोई ज़्यादा अगर टिनफिना रहा है कि कोई इसी में से दे दिए। जैसे मनुष्य के बारे में तो सब लोग जानते हैं, 46 क्रोमोजोम होता है। हाउस फ्लाई के बारे में आप जानते हैं? इसको कहा जाता है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। अच्छा, रेट, चूहा, ये तो पता होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ह्यूमन बीइंग मतलब होता है मनुष्य। अच्छा, उसके बाद जो है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम। अच्छा, ये मेज मक्का। बाकी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एनिमल्स मतलब जंतुओं में, जंतुओं में ये हो गया क्रोमोजोम का संख्या, और ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये हो गया पौधों में, यानी कि प्लांट, पौधे। ठीक है, चलिए तो एक काम करेंगे, इसको पहले आप लोग नोट करिए, लिखते चलिए।
हो गया, उतार लिए ये सब। हाउसफ्लाई और एक ह्यूमन लिख देंगे, मनुष्य। एक छूटा हुआ है, मनुष्य वाला ये लिखिए 13 नंबर, हटा दिया जाए। इसको एकदम से रट जाइएगा लोग, याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी चीजें है। चलिए अब हम लोग यहाँ से अब इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हटा दिया जाए इसे, चलिए हटाएं। हो गया। अच्छा, जिनका छूटा होगा बगल से लिख लीजिए। अब थोड़ा हाथ अपना तेज चलाइए भाई। चलिए अब सुनिए, अब हेडिंग डालना है आपको, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विधियां। इसको हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। इसको साथ साथ उतार लीजिए। अच्छा, अलैंगिक जनन की विधि में सबसे पहला विधि है फिजन का। फिजन का मतलब क्या होता है? खंडन। फिजन का मतलब होता है खंडन। और खंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सर? बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं द्विखंडन, और दूसरे वाले को बोलते हैं मल्टीपल फिजन यानी कि बहु खंडन। तो द्विखंडन और बहुखंडन, ये खंडन का 2 प्रकार होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल ली, पहला नंबर पॉइंट ये हेडिंग डाल दीजिएगा, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की पहली विधि है खंडन यानी कि फिजन। और फिजन के 2 प्रकार होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन यानी कि द्विखंडन तथा बहुखंडन। दूसरे नंबर टॉपिक है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। बडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन। और तीसरे नंबर पॉइंट है जैसे फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन पहले लिख सकते हैं, उसके बाद ही फ्रेगमेंटेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेगमेंटेशन क्योंकि पहले से हम शायद स्पोर फॉर्मेशन लिखवाए थे। विखंडन, इधर देखिए बाबू, बात नहीं करिए। फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद आप लिख लीजिए स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को ही कहा जाता है स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ये दोनों का मतलब होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। और इसके बाद 5वें नंबर जो मेथड है, यानी कि ये सब विधि है जिसके द्वारा कोई भी जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कर सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है रीजेनरेशन। और रीजेनरेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन। ठीक है, ये 5 विधि है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि अलैंगिक जनन में होता है। यानी इन्हीं के द्वारा
जो भी जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, इसी 5 विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग पहला नंबर लिखकर हेडिंग डालिए। पहला नंबर पॉइंट लिखकर हेडिंग डालेंगे। नोट्स को सब संभाल के रखेंगे और अच्छा से लिखिएगा सभी नोट्सों को। हाँ, पहला नंबर फीजन खंडन लिखना है, क्योंकि नीट के लिए भी आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो यहीं पढ़ना है। कोटा जाइए, लोटा लाइए, आकाश पताल कहीं जाइए, सब जगह यही मिलेगा, इससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला है। मुंबई पढ़ने थोड़े जाइएगा, पंजाब और मुंबई लोग पढ़ने नहीं ना जाता है। हो गया। तो अलैंगिक जनन की विधियां जो है खंडन, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन और पुनर्जनन या पुनरुद्भवन होता है। तो इस तरह से टोटल अलैंगिक जनन का विधि कितना हो गया? 5 हो गया। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला नंबर फीजन लिखकर हेडिंग डालेंगे। फीजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं खंडन। और सुनिए, बात नहीं करेंगे, इधर देखिए। फीजन का मतलब होता है खंडन, और खंडन वर्ड जो आप देख रहे हैं, खंडन का मतलब होता है टूटना। अच्छा, खंडन का टूटना यानी कि सुनिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ये जनक का शरीर है, हम यहाँ पे एक पेरेंटल बॉडी बना रहे हैं, ये जनक का शरीर हुआ। ये जनक का शरीर जो है ये बैक्टीरिया का है। हम बैक्टीरिया पे इसको देख रहे हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? जीवाणु। अच्छा, जीवाणु के बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर उसके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में जो है डीएनए पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया डीएनए। डीएनए यानी कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? बोलिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में राइबो न्यूक्लिएज नामक क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है। आरएनए में राइबो न्यूक्लिएज और डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज। अच्छा, ये देखिए, अब इसमें क्या होगा कि अचानक से ये बॉडी जो है 2 भागों में या फिर 2 से अधिक भागों में टूट सकती है। मतलब खंडन में क्या होता है? खंडन का मतलब होता है टूटना। तो कोई भी बॉडी आपका 2 तरह से टूट सकती है। कौन कौन 2 तरह से? तो सर, या तो ये, मतलब देखिए, ये 2 तरह से बॉडी टूट सकती है। या तो हो सकता है कि ये 2 बराबर भागों में टूट जाए, या तो ये मान लीजिए कि 2 बराबर भागों में टूट जाए, या फिर ये 2 से अधिक भागों में टूट सकती है। अच्छा, 2 बराबर भागों में टूट गया, और नहीं तो मान लीजिए कि 2 से अधिक भागों में, यहाँ पे हम लोग 4 टुकड़ों में इसको बांट दिए। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। बाबू इधर देखिए, बात करिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लो यहाँ सामने देखिए ना बोर्ड पर, क्या है इतना बात करते हैं आप लोग। बातें ही अगर करना है तो संडे के दिन छुट्टी एक ले लीजिए। संडे के दिन छुट्टी होगा, लेके जाइए इनको रूम पे जी, समझ गए। और वहाँ पे बैठ के खूब बढ़िया से बात कर लीजिएगा। लोग जब मन भर जाएगा रूम बंद कर दीजिएगा, लोग डिस्टर्ब नहीं करेगा, बात करते रहिएगा।
जब मन भर जाएगा तब उसके बाद आ जाइएगा, लेकिन एक सप्ताह तो कम से कम रेस्ट में रहिएगा ना। अब फिर संडे के दिन जाइएगा, बात तो कर लीजिएगा, जब फिर मन भर जाए, लेकिन क्लास में बात मत करिए। नहीं तो कहिएगा तो एक हम अब क्या करेंगे, उधर एक काउंटर लगवाएंगे आप लोग के लिए, बैठ के खाली वार्तालाप करते रहिएगा लोग। लेकिन क्लास में तो भाई समझ लीजिए, अभी तो 1 घंटे का बैच है, कम से कम 1 घंटे में समझिए, बातें करिएगा तो उसी में समय निकल जाएगा। हम इसलिए ये बता रहे हैं, हम नहीं भी ये बताते, सीधे भाषा लिख देते, पर आप लोग को रटना पड़ता। लेकिन अभी आपको सारा डिफिनेशन समझ में आ जाएगा, द्विखंडन किसको कहते हैं, बहुखंडन किसको कहते हैं, और खंडन किसको कहते हैं। यानी कि तीनों का तीनों डिफिनेशन आप बता सकते हैं। सबसे पहले कि सर यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो जीवाणु में क्या हो रहा है कि ये डीएनए है इसके बीच में। अच्छा, हम ये बताएं कि कोई भी बॉडी अगर टूटना होगा तो ये 2 तरह से टूट सकती है, या तो 2 इक्वल पार्ट में या मोर देन 2 पार्ट में, मतलब 2 बराबर भागों में, यानी तो 2 से अधिक भागों में, बस समझिएगा। या तो ये 2 इक्वल पार्ट में टूट सकती है, 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल मतलब बराबर, 2 इक्वल पार्ट, और नहीं तो मोर देन 2 पार्ट में टूट सकती है। यानी इसका मतलब हुआ 2 बराबर भाग, एक तरफ क्या हो जाएगा हिंदी, 2 बराबर भाग, या तो ये 2 बराबर भागों में टूटेगा, और नहीं तो 2 से अधिक भागों में, 2 से अधिक भागों में ये टूट जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, जब ये 2 बराबर भाग में टूटेगा तो ये बॉडी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये टूट गया, इसका डीएनए भी टूटा हुआ ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, अगर ये मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ पे 4 भागों में टूटेगा तो ये कुछ इस तरह का 4 खंड बना लेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये चारों खंड बराबर भी हो सकते हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा भी इसमें खंड हो सकता है। अच्छा, इस तरह से टूट गया। अच्छा, अब क्या होगा कि सर ये प्रत्येक टूटे हुए भाग जो है ना, प्रत्येक टूटे हुए भाग से पूरे के पूरे नए संतान विकसित हो जाएगा। प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए संतान विकसित हो जाएगा। ये क्या बन गया सर, ये है ऑफस्प्रिंग, यानी कि संतान। ये जितना आप टूटा हुआ भाग देख रहे हैं, प्रत्येक टूटे हुए भाग से यहाँ भी प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या चीज में विकसित हो जाएगा सर, ये नए संतान के रूप में विकसित हो जाएगा। तो अब इसका डिफिनेशन आप कैसे बताइएगा? जैसे मान लीजिए कि ये 4 भागों में यहाँ टूट गया है, और चारों के अलग अलग विकसित होकर संतान बन जाते हैं। अब यहाँ सुनिएगा, कैसे डिफाइन करिएगा खंडन क्या है। तो बोलिएगा सर, खंडन एक ऐसी विधि है, किसकी विधि है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है, मेथड है। खंडन हिंदी में समझिए पहले। खंडन अलैंगिक जनन की वैसी विधि है जिसमें कोई भी जीव, जैसे मान लीजिए जीव मतलब बैक्टीरिया एक जीव है ना, जिसमें कोई भी जीव 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भाग या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऑफस्प्रिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? संतान कहा जाता है, संतान। हालांकि संतान की स्पेलिंग और भी है, यंग वन मतलब ही संतान ही होता है। तो ये संतान का विकास हो गया। तो यहाँ पे अब क्या बोलिएगा सर, बोलेंगे द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुनिए, द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि, द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंटल बॉडी, ये जनक का शरीर न है, पेरेंटल बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट या मोर देन 2 पार्ट, या बोल दीजिएगा 2 और मोर देन 2 पार्ट। देन ईच पार्ट डेवलप टू फॉर्म, मतलब प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक भाग, ईच पार्ट डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड
फिजन, यानी खंडन उसको कहा जाए। बस समझ में आया? तो पहले आप लोग को एक ये फिगर उतार लेना है, उसके बाद ही हम लोग डिफिनेशन लिखा जाए, क्योंकि ये फिगर। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात सुनिएगा, ये पता है एक चीज यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं सर, जब कोई भी जीव दो बराबर भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसी को बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। तो द्विखंडन का भी डिफिनेशन आप बता सकते हैं, कैसे बोलिएगा सर? जब जनक के शरीर दो बराबर भागों में टूट जाते हों और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसे द्विखंडन, नाम से ही लग रहा है, द्वि मतलब दो, यानी कि दो बराबर भागों में टूटा हुआ द्विखंडन कहलाएगा। क्या बोलिएगा सर? जब जनक के शरीर दो बराबर भागों में टूट जाते हो और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसको द्विखंडन कहा जाता है। यहाँ भी सेम उसी तरह होगा, जब जनक के शरीर दो से अधिक भागों में टूट जाते हो और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसे क्या कहा जाता है? मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि बहुखंडन कहा जाता है। अब आप खुद से लिख सकते हैं इसके बारे में। और अगर खंडन आपसे पूछा गया तो क्या बोलिएगा? खंडन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जीव दो बराबर या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, दोनों को मिला दीजिएगा एक साथ, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं, तो उसे खंडन कहा जाता है। और अगर द्विखंडन पूछा जाए तो क्या बोलिएगा सर? जब जनक के शरीर दो बराबर भागों में टूट जाते हों और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हों, तो उसे द्विखंडन कहा जाता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सीधे बोलिएगा, व्हेन पेरेंटल बॉडी व्हेन पेरेंटल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट and each part develop to form new offspring is are called binary fish। समझ में आया? ऐसा बोलिएगा, when parental body is divided into more than two part and each part develop to form new offspring are called multiple fish। हो जाएगा? चलिए अब इसको ऊपर से उतारिए भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा। ये सब फ्रेश उतारिएगा, इधर दो बराबर भाग, इधर दो से अधिक भाग, एकदम फ्रेश उतारिएगा लोग, क्योंकि फिगर में ही ये सारी चीज़ें डिफिनेशन छुपा हुआ है। अब लिख लीजिए, फोटो बाद में खींचिएगा। फोन आप लोग बंद करके रखा करिए, सबका उपयोग नहीं करिए, फोन सब बेकार चीज़ है। अच्छा, इसमें आपको तीनों का फॉर्म, ये फिगर भी मिल गया, फिगर भी यहाँ तीनों का मिल गया आपको। अगर एग्जाम में खंडन पूछेगा तो खंडन का फिगर बना दीजिएगा, और द्विखंडन पूछे ई साइड वाला फिगर यहाँ से बना लीजिएगा यहाँ, और मल्टीपल फ्यूजन पूछता है तो यहाँ से बना लीजिएगा। एग्जाम में आपको परफेक्ट नंबर का उम्मीद तभी रखिएगा जब आप डिफिनेशन लिखें, फिगर बनाएं, एग्जाम्पल लिखें। फिगर को पूरा फुल पेज में बनाना चाहिए। जगह का कंजूसी मत करिएगा लोग, ये सब जितना अच्छे ढंग से लिखिएगा उतना ही याद होगा। नोट्स जिसका देखिएगा ज़्यादा भांगा भूंगी रहता है, याद नहीं हो पाता।
चलिए अब हम लोग इसको लिख सकते हैं डिफिनेशन इन दिस मेथड पेरेंटल bodies are divided into two equal and more than two equal or more than two parts and each of which लिख लीजिए चाहे each part and each part each मतलब प्रत्येक और प्रत्येक भाग each part developed and each part developed to form new offsprings। यानी कि इस विधि में जनक के शरीर, कैसा लिखेंगे, इस विधि में जनक के शरीर, इस विधि में जनक के शरीर दो बराबर या इस विधि में जनक के शरीर दो बराबर या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। क्या बोला जाएगा, इस विधि में जनक के शरीर दो बराबर या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं। इस विधि में जनक के शरीर दो बराबर या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं। जैसे में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन होगा, तो जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, बाकी और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा कर लीजिए, काफी हो गए, लिख लिए क्या। हाँ तो आप खंडन न लिख रहे हैं, तो खंडन में तो द्विखंडन और बहुखंडन दोनों को ना लेंगे, वही चीजें है। यानी इसमें अब इसका नाम लिख लेंगे, हिंदी में कैसे पढ़िएगा, अमीबा। अच्छा, बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, और प्लाज्मोडियम। आपको पता है प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया नामक सबसे खतरनाक बीमारी है, मोस्ट ड्रीडेड डिजीज, मलेरिया, भयानक रोग मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, हो गया, बस ये लास्ट पॉइंट है। जब डिफिनेशन लिखवाया जाता है तो उसमें क्या सोचना, पहले से समझे हुए हैं, पहले ही से लिख लिए होते तो आप लोग बैठ के इंतजार करते हैं, सर लिख लेंगे फिर हम देखेंगे कैसे लिख रहे हैं।
उतार लीजिए जल्दी। ठीक है बाबू, यहाँ तक पढ़ कर आए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।